ओम शांति। नशा अर्थात एडिक्शन कैसे होता है, ब्रेन का और नशे का क्या कनेक्शन है, अर्थात कि नशा करने से हमारे मस्तिष्क में क्या चेंजेस आते हैं और राजयोग मेडिटेशन कैसे नशे का एक रामबाण उपाय है, इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला लेसन हमारा राजयोग मेडिटेशन कोर्स का अपने स्मृति में लेके आए अभी, जो हमने देखा कि अपने आप को बेसिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स के प्रथम दिवस के सत्र में हमने अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कराया कि मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आत्मा मस्तिष्क के बीच में दो प्रकृति के मध्य में, जैसे ही हम कहेंगे राइट बिटवीन दी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर जहां बिंदी लगाते हैं इस स्थान पर विराजित है। इसे कहा जाता है, हाँ, शरीर को हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन अर्थात ह्यूमन बीइंग दो शब्दों से आया है। ह्यूमन अर्थात ह्यूमस अर्थात कि हड्डी मांस का पुतला, बॉडी, और बीइंग माना कि शरीर को जो चला रहा है, वो चलाने वाली सत्ता कौन है? आत्मा। इसलिए बॉडी प्लस सोल माना ह्यूमन बीइंग। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो कितना भी सुंदर शरीर है, कितना भी गहनों से सजाया हुआ है, परंतु उसका महत्व नहीं होता है। तो जितना हम आत्म अभिमानी बनते जाते हैं, तो हम हमारे ब्रेन और माइंड के बीच में का जो कनेक्शन है उसको हम अनुभव कर सकते हैं कि अभी तक हम शरीर के भान में चल रहे थे, देह भान में चल रहे थे, जिससे मैं और मेरा अटैचमेंट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के ग्रस्त थे। जैसे ही मैंने अपना कॉन्शियसनेस शिफ्ट किया आत्मा अभिमानी होने पर, तो मेरा विजन ब्रॉड हो गया। फिर आत्मा की तीन सत्ता, मन, बुद्धि और संस्कार, इसको हमने गहराई से समझा। अब वापस से एक बार रिवाइज कर सकते हैं हमारा राजयोग मेडिटेशन का प्रथम सत्र, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सेंड कर देते हैं। तो जब हम नशे की बात करते हैं तो इट्स ऑल इन द ब्रेन, है ना। हम ब्रेन को समझे पहले कि ब्रेन क्या, कैसी पावरफुल सत्ता है। देखिए, शरीर का कोई हिस्सा अगर डैमेज हो जाता है, रिप्लेस करते हैं उसको। जैसे किडनी अगर खराब होती है तो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, लंग ट्रांसप्लांट होता है, इवन हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है, परंतु ब्रेन का ट्रांसप्लांट कभी सुना है? तो सारे बॉडी को जो चला रहा है, मास्टर ऑर्गन जो है वो है ब्रेन। और आत्मा भी कहाँ है? तो यही तो है ना, ब्रेन में, अर्थात कि मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है, और मस्तिष्क से ही नीचे आती है करोड़रज्जु, जैसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और उसमें से अलग अलग नर्व्स जो है वो प्रवाहित होती है। और इसी के कारण जो है, नसों के नर्व्स के कारण ही हमें स्टिमुलेशन महसूस होता है। जैसे गरम तवे पे हाथ रख दिया तो तुरंत हम हाथ को खींच लेंगे, क्योंकि वो ब्रेन तक तुरंत मैसेज पहुंचता है कि ये गरम है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसको हटा भी देते हैं। सोचिए कितना पावरफुल है ये मास्टर ऑर्गन। जो विचार है, जो भी हम संकल्प लेते हैं मन से मस्तिष्क में, और ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, ये जो संकल्प, ये जो थॉट्स है, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू ऊपर पहुंचता भी है मैसेज ब्रेन को, और तुरंत ब्रेन उसका इफेक्ट या उसका आंसर जो है नर्व्स को पहुंच जाता है, भाई गर्म है तो इसको जल्दी हटाओ, और तुरंत हम हटा भी देते हैं। तो जब हम नशे की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, तो उनका अब्यूज का जो टारगेट है वो है ब्रेन का प्लेजर सेंटर। प्लेजर सेंटर जो है, जिसे हम डोपामाइन रिवार्ड पाथवे भी कहते हैं।
तो जैसे ये देखिए, ये वाली इमेज में हम देख रहे हैं, जो कोई आपको भोजन बहुत पसंद आता है, आप उसे, हाँ, जैसे ही उसकी स्मेल आती है आपको, ऐसे करते ही आपके अंदर एक खुशी की अनुभूति आती है। अभी तक उसको आपने जीभ पर रखा भी नहीं है भोजन को, केवल उसकी स्मेल से, उसकी सुगंध से आपके रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। और वहाँ पे जैसे ही अभी आपने वो स्मेल सूँघी, और आपको लगता है अभी वो भोजन मुझे मिलना है। तो डोपामाइन, हाँ, फिर जैसे ही आपने उसको जीभ पर रखा, अभी तक खाया भी नहीं, जैसे ही जीभ पर रखा पसंदीदा चीज़ को, और आपको खुशी की अनुभूति होती है। माना डोपामाइन हार्मोन जो है, उस समय रिलीज़ होता है ब्रेन में से। ये डोपामाइन हार्मोन हमें खुशी दिला रहा है। वाह! मज़ा आ गया। देखिए, ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ना, डोपामाइन, तो ये डोपामाइन, ये रिसेप्टर्स है, यहाँ वाले जो है, और ये जो डोपामाइन हार्मोन है, वे भोजन में देखिए ये इतना ही रिलीज हो रहा है। परंतु यदि इसी की जगह कोई नशा करता है व्यक्ति, मान लीजिए कोकेन है या और कोई नशा नशा कर रहा है, तो डोपामाइन का प्रमाण देख लीजिए कितना अधिक है इसमें, बहुत है ना? तो जैसे ही उसका प्रमाण खत्म हो जाएगा कोकेन का, विद द टाइम बीइंग, उसका नशे का असर शरीर में कम-कम होने लगेगा, पुनः कम हो जाएगा डोपामाइन, और फिर उसको तलब होगी कि भई मुझे वापस नशा करना है। अर्थात कि ये जो नशे का प्रवाह है, वो डोपामाइन के कारण हो रहा है। माना वो जो तलब लग रही है, डोपामाइन का प्रमाण शरीर में कम हो गया, तलब बढ़ गई। फिर वापस उसका प्रमाण हम हुँ, बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो तलब लगी है वो लेना पड़ता है। तो एक विशेष साइकिल बनती जाती है ब्रेन के अंदर डोपामाइन की। अच्छा, अभी डोपामाइन को हम प्लेज़र और रिवॉर्ड हार्मोन बोलते हैं। जैसे बच्चे को मान लीजिए, कोई चीज़ के लिए हम कहें कि भई आप ये काम कर दो तो आपको ये देंगे। तो जो उसको खुशी मिलती है कि मुझे ये चीज़ मिलने वाली है, तो मैं करूँ, तो वो एक्चुअल में होता है डोपामाइन का प्लेज़र या फिर रिवॉर्ड हार्मोन। कि मैं ये काम कर दूँगा तो मुझे ये गिफ्ट मिलेगी। तो उसको उत्साह होता है करने का, और जैसे ही उसने वो काम किया, उसको गिफ्ट मिली, उसको खुशी की अनुभूति हो रही है। तो ये काम करता है हमारा ब्रेन, जब भी कोई चीज़ हमें पसंद होती है, या नशे में भी कईयों को शॉपिंग का एडिक्शन होता है कि खरीदते हैं ना, तो एक मज़ा अनुभव होता है, वाह! मज़ा आ गया, आज मैंने ये खरीदा। कईयों को भोजन का एडिक्शन होता है कि ये खाऊँ तो मज़ा आएगा। कईयों को मोबाइल एडिक्शन, ये अभी सबसे ज़्यादा इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल साइट्स का एडिक्शन, कि जब उसको देखते हैं, मज़ा आता है। फिर वो खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। आजकल तो सोशल साइट्स भी बनाई भी इस तरह से जा रही है कि बस थोड़ी-थोड़ी देर में नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता जाएगा, और मन को और खुशी महसूस होगी, और कुछ चेंज होता रहेगा। जैसे-जैसे चेंज होगा, वैसे और खुशी की अनुभूति होती है। एक्चुअल में ये डोपामाइन जो है, इसका फ्लो जो होता है, इसका पाथवे जो होता है, जितना वो डोपामाइन का हार्मोन ब्रेन में रिलीज होता है, उतना ही हमें खुशी की अनुभूति हो रही है, पर ये टेम्पररी समय के लिए है। जैसे ही डोपामाइन समाप्त हुआ, हार्मोन खत्म हो गया, रिसीविंग सेल्स जो है उन्होंने इसे ले लिया, ट्रांसपोर्ट हो गया अंदर, तो यहाँ पे खत्म हो गया। और जैसे ही खत्म हो गया, तो अब वो हार्मोन नहीं है, तो उसकी तलब लगती है कि नहीं, वो मुझे खुशी नहीं मिल रही है, वो किक नहीं मिल रही है, इसलिए फिर वो नशा करता है व्यक्ति, वापस नशा चाहिए। अभी होता यूं है कि जब वो नशा करता है, तो धीरे धीरे उसका टॉलरेंस बढ़ने लगता है। माना कि वो जितना पहले ले रहा था, पहले तो वो उसको बहुत खुशी की अनुभूति कराता था, परंतु विद द टाइम बीइंग अभी उसको वो खुशी महसूस नहीं होती है। वो सोचता है कि मैं और अधिक लूं तो मुझे और खुशी मिले। तो इस तरह से जो टाइम स्पैन ड्यूरेशन था, जितना वो खुशी पहले मान लीजिए 15 घंटे में महसूस करता था,
फिर वो 12 घंटे करेगा, फिर वो 10 घंटे, फिर 8 घंटे, फॉर एग्जाम्पल। और जो प्रमाण वो लेता था, मान लीजिए एक पैकेट में उसको जो किक मिलती थी या एक पैक में जितनी उसको किक मिलती थी, अभी धीरे-धीरे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो उसका डबल करता है। फिर उससे भी नहीं मिलती है तो 4 टाइम्स उसका पावर बढ़ाता है या उसका क्वांटिटी बढ़ाता है। तो ये तो डिपेंड होते जा रहा है ना व्यक्ति। माना नशा जो है व्यक्ति नशे के वश में नहीं, परंतु नशा जो है व्यक्ति को अपने काबू में कर ले रहा है पूरा। व्यक्ति सोचता है कि मैं नशे को अपने हिसाब से ले रहा हूँ। पहले तो यही सोचता है कि मैं मेरी मर्ज़ी से ले रहा हूँ, मेरी खुशी के लिए ले रहा हूँ। पर धीरे-धीरे वो इतना उसके काबू में हो जाता है कि वो नशा धीरे-धीरे व्यक्ति को खाने लगता है। क्योंकि उससे बीमारियाँ भी तो होती है, खोखलापन भी आता है, चाहे कोई भी हो नशा। कोई भी चीज़ एक्सेस में जो होती है, वो चाहे फिर वस्तु हो, वैभव हो, या फिर कोई नशीली चीज़, पदार्थ हो, ड्रग्स हो, ड्रग्स भी हार्ड ड्रग्स या सॉफ्ट ड्रग्स हो सकते हैं, शॉपिंग हो, इंटरनेट का एडिक्शन हो। फॉर दैट लॉन्ग टाइम हम कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं, तो उसका शरीर पर नकारात्मक असर तो पड़ना ही है। जैसे जब ये देखिए यहाँ जैसे ही यहाँ पे डोपामाइन रिलीज हुआ है, तो डोपामाइन रिसेप्टर ने उसको खींच लिया अंदर, और जैसे ही अंदर खींच लिया, यहाँ पे खत्म हो गया। अभी उसको और ज्यादा डोपामाइन चाहिए, तो और ज्यादा डोपामाइन के लिए वो और ज्यादा वो जो नशा था वो और ज्यादा करेगा। फिर वो ज़्यादा नशा किया, वापस इधर अंदर चला गया। धीरे-धीरे, धीरे क्या होता है कि इसका जो इफ़ेक्ट है, नशे का, वो उसको ज़्यादा प्रमाण भी दे रहा है, कम समय में भी दे रहा है, परंतु उसको वो असर नहीं मिल पा रहा है। माना विद द टाइम बीइंग एक टॉलरेंस आ जाता है। तो नशा क्यों? क्योंकि एक बिगेट का फॉर्मूला है यहाँ पे। जैसे डोपामाइन लिया, रिवार्ड सिस्टम को बहुत अच्छा लगा, वाह डोपामाइन मिल गया ना, कुछ खाया ऐसा जिससे नशा किया, कुछ ऐसा डोपामाइन रिलीज हुआ, वाह मजा आ गया कहते हैं, है ना। अभी ये इंस्टिंक्टिव सेलियंस एंड वांटिंग कहाँ होती है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, यहाँ पे वांट होती है, क्रेविंग होती है। और एक क्रेविंग ट्रिगर मिलता है, जैसे बंदूक का ट्रिगर होता है, गोली कहाँ से चल रही है, पर ट्रिगर दबा तब वो उसका रिजल्ट आया। ठीक ऐसे ही यहाँ पे से एक ट्रिगर आया कि भाई डोपामाइन मिला तो मजा आ गया, खत्म हुआ तो नर्वसनेस, उदास हो गए। तो ये एक तरह से हम कहे कि हम उसके आदी होते जाते हैं। फिर द टाइम बीइंग ऐसा होता है कि हम हाँ, वो नहीं मिला तो बेचैन होने लगते हैं। फिर कोई छोड़ने की भी कोशिश करता है उसको, तो विथड्रॉवल्स महसूस होते हैं। तो यहाँ पे सेंसिटाइजेशन बताया है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये भाग है, एमिगडाला ये भाग है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? ये हमारे बिहेवियर को फंक्शन करता है ना। तर्क वितर्क जो है, ब्रेन का जो लॉजिकल काम है, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव, तर्क वितर्क वाला, स्वभाव वाला, जो भी ब्रेन का लॉजिकल काम है, बुद्धि का काम है, वो यहाँ से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। और एमिगडाला ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन, भावनात्मक, है ना। जैसे मन, कहते हैं ना मेरा मन नहीं लग रहा, तो भावनात्मक चीजें एमिगडाला से रिलेटेड है। और जो मेमोरी का स्टोरेज होता है वो हिप्पोकैम्पस में, ये वाले हिस्से में। तो इस तरह से ये ब्रेन का फंक्शनिंग होता है। अच्छा, जब ये हमारा मस्तिष्क है, और ये देखिए एक पेशेंट को जब हेरोइन दिया गया, तो देखिए ब्रेन का इफेक्ट, जो नशे के ग्रस्त था हेरोइन के, उसका ब्रेन देखिए कैसे सिकुड़ गया है। वैसे ही डोपामाइन लेवल, तंबाकू जो व्यक्ति नशा कर रहा है, जैसे नशा करता है उसके ब्रेन में, मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। फिर द टाइम बिंग धीरे धीरे उसका कम होते जाता है डोपामाइन। फिर वो ज्यादा तंबाकू खाएगा, पहले एक पैकेट में उसको जो किक मिल रही थी अभी नहीं मिलेगी, 2 पैकेट लेने पड़ेंगे।
और ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा, माना उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, कम समय में ज़्यादा लेना पड़ेगा और उसका डोज़ जो है लेने का वो भी बढ़ता जाएगा, पर फिर भी उसको वो मज़ा नहीं आता है जितना वो जितना उसके आदी होते जाता है और आदी होते जाता है और हानिकारक प्रभाव छूटता जाता है उसका हमारे शरीर पर। तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। और देखिए जैसे अ, कभी भी कोई चीज का नशा हो जाता है ना तो व्यक्ति क्या कहेगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलो और एक बार करते हैं। माना रिवार्ड सेंटर ब्रेन में, रिवार्ड सेंटर जो है वो कहता है कि हाँ और एक बार करते हैं, इसमें तो मजा आया है ना, नशा लिया उसने एक बार, वाह इसमें तो मुझे एकदम जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया होगा ना, गटर में गिरा हुआ और सोचता है मैं तो आकाश में उड़ रहा हूँ। नशे का इम्पैक्ट, चरस, गांजा, हार्ड ड्रग ले लिया, अल्कोहल ले लिया, गटर में गिर गया है, परंतु उसको लग रहा है कि मैं तो बादलों में उड़ रहा हूँ, क्योंकि उसको रिवार्ड सेंटर ऐसी खुशी वाली फीलिंग करा रहा है। फिर धीरे धीरे वो उसका आदी होते जाता है, हाँ कितना मजा आया, वापस लेता हूँ, तो वो जैसे एक आदत बनती जाती है, हैबिट फॉर्म होते जाती है उस नशे की। हेब्स लॉ कहता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब जैसे मान लीजिए नशे करने की आदत हो गई है किसी को, तो वो फायर हो जाएंगे न्यूरॉन्स नशे के आदत वाले, और वही फिर वायर करेंगे, अर्थात कि वैसा ही हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग होता जाएगा। तो ब्रेन जो है हमारा एक सर्किट की तरह काम कर रहा है जिसमें अलग अलग इम्पल्सेस मूव होते रहते हैं। जब डोपामाइन की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, उत्साह दिलाता है ना। और दूसरा एक हार्मोन है सेरोटोनिन हार्मोन, जो कि संतुष्टता की अनुभूति कराता है। अब मेडिटेशन में क्यों हम कहते हैं मेडिटेशन से नशे को हम परमानेंटली कॉन्कर कर सकते हैं, क्योंकि जो बुरा वाला नशा है जिसके हम आदी हो गए थे, जिससे शरीर में हानिकारक प्रवृत्तियां हो रही थी, है ना, जैसे कोई भी नशा इम्पैक्ट तो डालता है। मोबाइल का भी नशा है, मान लीजिए मोबाइल के भी इतने आदी हो गए हैं, इंटरनेट एडिक्शन भी है। तो हम देखते हैं अभी परसों ही एक ये ऑर्थोपेडिशियन मिले, उन्होंने कहा कि आजकल जो सर्वाइकल प्रॉब्लम वाले हैं वो यंग जनरेशन बहुत हो रही है। क्यों? क्योंकि दिन भर वो मोबाइल में खेलते रहेंगे, कुछ देखते रहेंगे, तो सिर जो है ऐसे ही रहेगा। थंब की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है क्योंकि टच स्क्रीन से बार बार कंटिन्यूअसली थंब से मूव करते रहते हैं। तो कोई भी एडिक्शन हो, फॉर द लॉन्ग टाइम हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं शरीर पर इम्पैक्ट डालेगी ही। तो डोपामाइन क्या है, उत्साह देने वाला, कि भाई जैसे मान लीजिए किसी को वीडियो गेम, मोबाइल गेम खेलने की आदत है, वो जैसे जैसे वो लेवल आगे आगे क्रॉस करेगा, उसको और डोपामाइन महसूस होगा, आह क्या मजा आया, मैंने ये लेवल क्रॉस कर दी, और आगे और आगे और आगे। तो ये डोपामाइन उत्साह दिलाने वाला है। और मेडिटेशन से क्या होता है, हम जैसे ही योगी जीवन शैली जीते हैं, राजयोग सीखकर नियमित उसका अभ्यास करते हैं, तो ब्रेन में एक द्रव्य रिलीज होता है, हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन, जो कि सेटिस्फैक्शन देने वाला होता है, कि मन तृप्त अनुभव करता है, तो उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ और करना है और करना है, वो सेटिस्फाइड होता नहीं, मुझे अपने जीवन में उसको दिशा मिल जाती है कि ये करूंगा तो आई विल बी मोर सेटिस्फाइड। तो मेडिटेशन से हम हमारे ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, या जिसे ही कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। योग का इसलिए योग बल कहते हैं, योग में शक्ति है। ज्ञान हमें केवल समझ देगा, अभी भी हम सुन रहे हैं, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझ मिलेगी, परंतु योग से शक्ति मिलती है। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं योग बल बढ़ाओ, योग के प्रयोग से हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। तो हमारे ब्रेन को हमें रिवायर करना है ना। जितना हम योग करेंगे, देखो जितना ये योग करते हैं, मन कितना सेटिस्फाइड, प्रसन्न, खुश है, और इसी का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर, सेरोटोनिन हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज हो रहा है, तो मन को
संतुष्टता की अनुभूति हो रही है। ये एक रिसर्च किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसे मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल कहते हैं। एक बंदर को पहले केवल एक केला बताया गया। तो जब उसको केला बताया गया, देखा, उसके ब्रेन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, परंतु उस बंदर को वो केला खाने के लिए दिया गया। जैसे ही खाने के लिए दिया, उसके ब्रेन ने जैसे ही उसने टेस्ट किया तो ब्रेन में न्यूरॉन एक्टिवेशन हो गया। वो खा रहा है तो उसको एक मस्तिष्क में दिशा मिल रही है कि इसको खा के मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, अभी यही बंदर, जब दूसरे बंदर को एक केला दिया गया, वो खा रहा था, तो जैसे ही वो बंदर ने, पहले वाले बंदर ने दूसरे बंदर को केले को मुख में डालते हुए देखा, तो तुरंत उसको उसकी मेमोरी याद आ गई कि मैंने भी वो खाया था, कितना मजा आया था, केला कितना स्वादिष्ट था। जैसे हॉर्मोन्स उस टाइम पे केला खाते वक्त रिलीज हुए थे, वैसे ही न्यूरॉन का एक्टिवेशन उसका तभी भी हुआ जब उसने दूसरे बंदर को वही खाते हुए देखा। क्यों हुआ ये? क्योंकि उसने उस केले का टेस्ट का अनुभव किया था ना। अच्छा, फिर उसको और बढ़ाया। देखिए, विजुअलाइजेशन, इसलिए हम योग में क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। एक अपने मन में पिक्चराइजेशन क्रिएट करते हैं कि मैं आत्मा मस्तिष्क के बीच में हूँ और परम धाम में परमात्मा शिव बाबा के पास जा रही हूँ। ठीक है, और वो विजुअलाइजेशन के बेसिस पे हम योग में बल क्रिएट करते हैं कि परमात्मा से शक्तियां आ रही है और मुझ आत्मा में भरपूर होती जा रही है। तो ब्रेन की जो सर्किटरी सिस्टम होती है ना, वो पॉजिटिव होते जाती है कि जो उसके पहले के संस्कार थे, योग बल से वो संस्कार रिप्लेस होते जाते हैं। जैसे फिर वही एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं कि बंदर के सामने एप्पल रखा, तो कुछ नहीं असर हुआ, क्योंकि उसने एप्पल पहले टेस्ट ही नहीं किया था, एप्पल का उसको कुछ पता ही नहीं था। पर जैसे ही बनाना रखा, तो पुनः उसके न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए। तो देखिए, यहाँ पे ये जो सर्कल है, मार्क किया हुआ जो पोर्शन है, जैसे ही एप्पल देखा तो ये इनएक्टिव है, न्यूरॉन्स क्या है, इनएक्टिव है। परंतु जैसे ही केला, क्योंकि टेस्ट किया था, ब्रेन को वायरिंग मिल चुकी थी कि वाह, केला तो बहुत अच्छा है, टेस्टी है, तो एक्टिव न्यूरॉन सारे वहां पे असेंबल हो गए। इसीलिए कहा कि ये ब्रेन का प्रिंसिपल है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो चीज हम बार बार करते हैं फिर मस्तिष्क में, उसकी हमारे मस्तिष्क में एक आदत बन जाती है और वही हमारे जीवन की जीवन शैली बन जाती है। इसीलिए देखिए, जब किसी को कोई नशा होता है या डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा है, जीवन में तनाव है, मुश्किलात चल रही है, या उसको कोई भी अपने पुराने संस्कार है ना, जैसे क्रोध है, गुस्सा आता है, अभिमान है, लोभ है, मोह है, आलस्य है, और इससे वो बाहर निकलना चाहता है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं करना है, परंतु हमें अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस अर्थात स्वमान की प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। जैसे हमने कहा, गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा आता है, ये कहेंगे तो वो बार बार हमारे ब्रेन को वही सिग्नल मिलेगा और वही न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। परंतु उसकी जगह हम रिप्लेस कर दे स्वमान के साथ में कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप, पीसफुल सोल हूँ। तो जितना शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसका मैं अभ्यास करती हूँ, है ना, बार बार उसको रिपीट करती हूँ। रिवायर द ब्रेन, मतलब रिपीट करना वो स्वमान को। तो ये रिसर्च हुआ है कि जितना अफर्मेशन रिवाइज होता है, ब्रेन की रिवायरिंग होती है। न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो ब्रेन की रिवायरिंग हुई,
और नया संस्कार बनता जाता है। अर्थात कि वो जो उसका क्रोध का संस्कार था, लोभ का संस्कार था, स्वमान लिया, तो वो स्वमान से वो पुनः उसके जो संस्कार है शांति के, वो जागृत हो जाते हैं। तो हमारे मन को ये डिफरेंशिएट करना नहीं आता है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। एक रिसर्च किया गया जिसमें कुछ व्यक्तियों को पियानो बजाने के लिए दिया गया और दूसरे रिसर्च में फिजिकली उनको पियानो दिया नहीं गया, उनको कहा आप महसूस कीजिए आपके हाथ में पियानो है और आप सुंदर एक बहुत ही प्यारा सा ट्यून प्ले कर रहे हैं। तो रिसर्च में पाया गया कि जो लोग म्यूजिक प्ले कर रहे थे, सच में उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर वही सेम हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे दूसरे ग्रुप में भी जो विजुअलाइज कर रहे थे। इसलिए सोमान का बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट है। जितना हम सोमान को बार बार अपने मन में रिवाइज करते जाते हैं, हम अपने आप को वो गुण के साथ में कनेक्ट करते जाते हैं और हमारे जीवन में उस गुण को हम अपनाते जाते हैं। इसीलिए जो सकारात्मक सोमान हम अभ्यास करते हैं, उनसे हमारे ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे जो है वो स्टैब्लिश होता है और वो हमें खुशी वाली अनुभूति कराता है, सकारात्मकता जीवन में देता है। कई सारी स्टडीज भी हुई है ये सोमान के या पॉजिटिव अफर्मेशंस के अभ्यास से, कि जो पॉजिटिव अफर्मेशंस बार बार सोमान बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उनके स्वास्थ्य की हानि कम होती है, अर्थात कि वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। वो लोग एक्सरसाइज भी अच्छे से कर पाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और उनकी कार्य क्षमता भी अच्छी होती है दूसरों के मुकाबले में। और उनका परफॉर्मेंस जो है, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी फील्ड में है, वो कई गुना अच्छा होता है। तो इसलिए ये सेल्फ अफर्मेशन, क्योंकि उसमें तो और किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है, मुझे ही प्रयत्न, मुझे ही प्रैक्टिस करना है, मुझे ही इम्प्लीमेंट करना है। तो इससे मेरा जो आंतरिक स्थिति है वो भी मुझे पॉजिटिव महसूस होती है और जो हेल्थ वाइज भी मुझे काफी बेनिफिट्स मिलते हैं और आसपास के वातावरण से भी पॉजिटिविटी को अपने अंदर अट्रैक्ट करता हूँ। दूसरी चीज, इसका एक प्लेसिबो या रीइंफोर्सिंग इफेक्ट भी होता है कि जिससे व्यक्ति में कॉन्फिडेंस महसूस होने लगता है ना? क्योंकि जैसे ही वो सोमान में रहता है व्यक्ति, क्या होगा, उसके अंदर एंडोजेनस एंडोर्फिन्स है ना, पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होंगे और ये पॉजिटिव सजेशन जो है, ये ब्रेन की चेंजिंग में जो नेगेटिव संस्कार थे, चाहे फिर वो व्यसन के संस्कार थे, धीरे धीरे वो चेंज होने लगेंगे। तो जो बीमारी थी उसमें से भी उभरने लगेगा व्यक्ति। अननेसेसरी जो खुद को तकलीफ पहुंचा रहा था, चोट पहुंचा रहा था, गिल्ट में था, उसमें से भी वो बाहर निकलने लगेगा। तो ये ब्रेन का इम्पैक्ट जो है हार्ट पर भी पड़ता है और हमारी किडनीज पर भी पड़ता है, क्योंकि हॉर्मोन्स यहाँ से भी रिलीज होता है और यहाँ पे भी जो रिसेप्टर्स है, वो भी सुचारू रूप से कार्य करते हैं। इसलिए सोचिए, हमारे ब्रेन को हम जब अच्छा करते हैं सोमान से, पूरे शरीर पर इसका बहुत ही सकारात्मक और शक्तिशाली इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। बेंसन, हेrbert बेंसन एमडी, इन्होंने एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के ऊपर किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स क्या है? फिजिकल स्टेट है एक डीप रेस्ट का, जहां पे व्यक्ति शारीरिक और भावनात्मक रूप पे खुद को स्ट्रेस से ऊपर है ना, रिलैक्स्ड महसूस करता है। देखिए, जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट पर लोड बढ़ जाएगा, नर्वस सिस्टम भी उसकी काफी स्टिमुलेट हो जाएगी। हॉर्मोन्स जो है, नेगेटिव हॉर्मोन्स, नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड्स जो है, एक तरह से कहिए कि हम स्ट्रेस वाले सिंपैथेटिक हॉर्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, है ना? और उससे व्यक्ति इरिटेबल हो जाएगा, बहुत ही
मिलता है ना, ये तो देखो इसके पास जब भी जाओ ये कचकची करते रहता है, जब देखो तब चिढ़ा हुआ ही रहता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान में ही रहता है, कुछ बोलो नहीं उससे पहले ही वो चिल्ला देता है। तो ये होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अच्छा, जैसे ही व्यक्ति मेडिटेशन करने लगता है, रिलैक्स हो जाता है, क्या होता है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, है ना, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गई थी, वो पैरासिम्पैथेटिक अभी उसको रिलैक्स कर लेता है, अर्थात कि व्यक्ति हरी और वरी जो कर रहा था उससे अभी वो थोड़ा स्टेबल मोड में आ जाता है। हॉर्मोन्स भी, पॉजिटिव न्यूरोपेप्टाइड्स सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसकी श्वसन प्रणाली भी सुचारू रूप से कार्य करेगी, ब्लड प्रेशर ओके रहेगा, हृदय की गति भी अच्छे से चलेगी, उसके अंदर चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन ये भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स देखिए, केवल हमारा रिस्पॉन्स करने का तरीका, उससे भी मेडिटेशन से हमारे रिस्पॉन्स करने के तरीके में भी अंतर आ जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति था, हमेशा चिड़-चिड़ करता था, जैसे ही वो मेडिटेशन जीवन में उतारता है, मेडिटेशन कोर्स करना अलग है। हमने मेडिटेशन कोर्स किया, उसको भले भी कितने साल हो गए हो, परंतु हम योग नहीं कर रहे, राजयोग मेडिटेशन रेगुलर नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो माना हमने उसको पूरा तो जीवन में उतारा ही नहीं। मेडिटेशन से हमारे अंदर और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है आनंदीमाइड। जैसे देखो, योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, योगा करते हैं, तो उनके ब्रेन में आनंदमाइड नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और इसका सेम इफेक्ट है जैसे कैनबिस का होता है ना, ये केमिकल है ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, और ये आनंद की अनुभूति कराता है। साइंटिफिक एविडेंस हुआ है कि जो मेडिटेशन करते हैं रेगुलर में, उनके अंदर ये आनंदीमाइड नाम का हार्मोन पाया जाता है, जैसे आनंद वाला मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसलिए उसका नाम आनंदीमाइड रखा है। ये खुशी की फीलिंग की अनुभूति कराता है, अंदर से भय या डर है उसको भी निकाल देगा, चिंता को निकाल देगा, डिप्रेशन को खत्म कर देगा, हमारी याददाश्त को बढ़ाएगा, भूख इम्प्रूव करेगा, हमारी स्लीप को, नींद की पैटर्न को भी बैलेंस करेगा, पेन जो होते रहता है उसमें से भी ये निजात दे देता है, दर्द को कम कर देता है, जो कैंसरस सेल की ग्रोथ होती है उसको भी ये कम कर देता है, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है वो न हो, और ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक, न्यूरो इन्फ्लेमेशन, सूजन, इसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, और जो भी एडिशनल रिमूवल लगता है सब्सटेंस अब्यूज का, अल्कोहल, टबैको, उसको उससे जो नकारात्मक डिपेंडेंसी या आदत होने से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी, नशे की तलब को भी ये कम करते जाता है और निकालते जाता है। तो ये आनंदीमाइड हार्मोन में इतनी सारी शक्ति है, और ये कब होता है, राजयोग के मेडिटेशन से रिलीज होता है। राजयोग मेडिटेशन जो है हमारे मस्तिष्क को तो शक्तिशाली बनाता है, तो मेडिटेशन ओरिएंटेड रिकवरी एनहांसमेंट और मेडिटेशन बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन जीवन शैली जो है अपने आप में ये कॉग्निटिव थेरेपी है। परमात्मा महावाक्य मुरली जो है ये हमें जीवन में व्यवहार कैसे करें, जीवन कैसे जिए, ये सिखाती है ना, इसलिए ये कॉग्निटिव थेरेपी का भी कार्य करती है। मेडिकली हम कहे तो हमारी, जैसे हमने देखा आत्मा की 3 शक्तियां ना, मन, बुद्धि और संस्कार, परंतु उसे हम कहे कि भाई आप मस्तिष्क में बताओ कि बुद्धि कहाँ है, तो बुद्धि है यहाँ पे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि तर्क वितर्क करता है ना, तो इसलिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हम कह सकते हैं मेडिकली बुद्धि वो है, और मन जैसे कहते हैं ना भटकता रहता है मन यहाँ वहां, तो मेडिटेशन बेस्ड रिलैप्स प्रिवेंशन, जो मन भटकता है मेडिटेशन से हम उसको स्थिर करते हैं, और मेडिटेशन बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन बाय रिलीजिंग सेरोटोनिन, सेरोटोनिन माना जो संतुष्टता वाला हार्मोन है, और आनंदमाइड जो आनंद की अनुभूति कराने वाला हार्मोन है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तनाव कम होते जाता है। तनाव क्यों कम होता है? क्योंकि शरीर में
ब्रेन में सेरोटोनिन और आनंदिमाइड हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो दो तरह से इम्पैक्ट कर रहा है मेडिटेशन। एक, जो नशा था या जो बुरी आदत थी या बुरे संस्कार जो थे, उनको डाइवर्ट कर रहा है दिव्य संस्कारों के साथ में, अच्छे संस्कारों के साथ में, गुडनेस के साथ में, और नेगेटिविटी को प्रिवेंट करने के साथ में, और साथ साथ तनाव को कम कर रहा है और सेरोटोनिन और आनंदिमाइड को रिलीज कर रहा है। तो राज योगा इसके लिए शक्ति देता है, सप्रेस नहीं करता है। एक होता है कि वो तलब को हम दबा रहे हैं, तो दबाएंगे तो वो तो टेम्पररी टाइम के लिए रहेगा ना, फिर कुछ समय के बाद में वो और ज्यादा व्यग्र रूप से आ जाएगा, रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर सप्रेशन होता है तो। परंतु राज योगा जो है हमें अंदर से ताकत देता है। मेडिटेशन हमारे अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हम अपने इमोशंस पर और सेंसेशंस पर काबू रख सकते हैं। हमारे ब्रेन से जब ये शक्ति, मेडिटेशन की शक्ति से पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हम जो हमारे ब्रेन में युद्ध चलता है ना, विकारों के साथ भी युद्ध चलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, तो हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचते हैं मुझे ये नहीं करना है, उतना वो ज्यादा परेशान करेगा। परंतु जैसे ही हम मेडिटेशन, योग से अपने अंदर बल भरते हैं ना, क्योंकि हम बल भर रहे हैं आत्मा में, तो वो सारी चीजों को हम, चाहे गुस्सा भी आ गया तो हमने उसे साक्षी बन के फेस कर लिया, अर्थात कि उसका हमें रिपेंटेशन नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा। वो हो गया ना, अभी उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। पर जैसे ही योग का प्रयोग, राजयोगी जीवन शैली बढ़ते जाती है, वैसे वैसे हमारा मन तृप्त अनुभव करता है, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, फिर आनंद की अनुभूति करता है, आनंदमय रिलीज हो रहा है। और जहाँ पे संतुष्टता है और आनंद है, तो वहां पे नकारात्मक कोई संस्कार आएगा ही कैसे, क्योंकि मन एकदम हायर कॉन्शियसनेस में चला गया। फिर जो हमारी बुरी आदतें, जिसे कमी कमजोरी कह सकते हैं, कोई भी हो, तो वो हमें स्पर्श भी नहीं करती, क्योंकि हम बहुत ही एक हायर कॉन्शियसनेस के लेवल में पहुंच जाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस के स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो राजयोग का, इसका वर्डिक क्या है? राजयोग कैन क्योर एडिक्शन। नशे को क्योर करना है तो हमें राजयोग का नशा सर्वश्रेष्ठ नशा है, क्योंकि इससे भी तो हमारे अंदर पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ना, सेरोटोनिन और आनंदिमाइड, तो वो आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, ब्रेन और माइंड को रिकंडीशन, मस्तिष्क और मन को रिकंडीशन करते हैं। और जो ऑटोनॉमिक प्रोसेस थी कि मुझे ये चाहिए तो मैं खुशी की अनुभूति करूंगा, है ना, वो नर्व सेल्स जो अभी फायर टुगेदर वायर टुगेदर, अर्थात जो पहले नशे में खुशी की अनुभूति करते थे, अभी मेडिटेशन से उनको खुशी की अनुभूति होने लगती है। और कब होगी? जब परमात्मा के साथ में, शिव बाबा के साथ में दिल का संबंध जोड़ा है, बुद्धि की याद नहीं, दिल की याद। तो जो बुद्धि से याद करते हैं ना, वो याद परमानेंट नहीं होगी, है ना, कि वो कन्विंस कर रहे हैं जैसे कि नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा है, दूसरा ना कोई है, मेरे प्रॉब्लम्स तो केवल एक शिव बाबा ही सॉल्व कर सकता है। ये सिर्फ रिपीट नहीं करना है, पर उसको महसूस करना है। बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करें, जो भी संबंध का वैक्यूम है जीवन में, स्पेशली मुझे उस वैक्यूम को भरना है उस संबंध के साथ में। बाबा के साथ में इतनी प्यार भरी मीठी मीठी रूहरियान करते रहे, बातें करते रहे, उसे अधिकार से अपना बना दे और अपनी हर बात उसके पास में सच्चाई और सफाई से रखे, ताकि हमें उनकी टचिंग भी मिल पाए। फिर मुझे किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा पूछने के लिए कि मैं क्या करूं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। भाई हम क्या कर सकते हैं, मेरी एफिशिएंसी, मेरी विशेषता, मेरी कमजोरी मुझसे ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है। परंतु कब वो जान सकेंगे? जब मैं आत्मा खुद को साक्षी होके देखती हूँ कि ये शरीर क्या एक्टिविटीज करता है, कैसे
लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, इसमें क्या कमी कमजोरी है, इसको कैसे ठीक करना है। हाँ, तो ये खुद को जब मैं साक्षी बन के खुद के एक्ट्स को देखती हूँ, अनुभव करती हूँ, तो जो नेगेटिव वाले संस्कार है मुझे महसूस होता है कि भाई ये तो मेरे है ही नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ अलग हूँ इससे। और वो साक्षी होके उनको जो आज दिन तक नर्चर कर रहा था, है ना? उसको बार-बार पानी और खाद या भोजन दे रहा था कि भई मेरा तो स्वभाविक गुस्से वाला है। मुझे तो इससे अटैचमेंट है ही है, मैं क्या करूँ? तो जैसे ही उसका इनर रिफ्लेक्शन हायर लेवल पे पहुँच जाता है, वो संस्कार उसके पीछे छूट जाते हैं और हायर लेवल के, है ना? आत्मिक लेवल के संस्कार उसके अपने हो जाते हैं। अब वो न्यूरॉन्स कौन से फायर होंगे, कौन से वायर होंगे? आत्मिक अनुभूति वाले। और ये न्यूरॉन जो देहभान वाले, देह अभिमान वाले, विकारों वाले, कमी कमजोरियों वाले, नशे वाले थे, वो हल्के पड़ गए। तो यहाँ से डिटैच और यहाँ पे एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ गए। तो जो सब्सटेंस की, जो भी चीज की, पदार्थ की कमी कमजोरी के वश की जो चेन थी, वो हट गई और हायर लेवल के राजयोगा से हायर नशे में, है ना? लोग परमात्मा नशा से जो है वो स्थायी नशा है, परमानेंट नशा है। उससे बेहतर नशा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा दिल का प्यार बाबा से, परमात्मा से जोड़ेंगे तो ही उसका हमें अनुभव हो पाएगा। तो हमारे लिए आज का टेक होम मैसेज है कि नशा जो है क्यों होता है? डिसरेगुलेशन ऑफ डोपामाइन रिवार्ड पाथवे। जो डोपामाइन रिवॉर्ड पाथवे है, जो जैसा पहले कार्य कर रहा था, हम नशे से उसको डिसरेगुलेट कर देते हैं। उसका जो कार्य करने की विधि थी उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और क्या करते हैं? ओवर एक्टिविटी ऑफ इमोशनल सिस्टम, हमारी भावनात्मक जो क्रियाएं हैं उसको ओवर एक्टिव करते हैं। किसके ऊपर? तो लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। देखो कैसे, जब भी किसी को नशा करने की तलब होती है ना, तो मन बोलेगा चलो मुझे एक और सिगरेट लेनी है या तंबाकू की पैकेट खाना है या जो भी है। तो जैसे ही मन ने बोला कि वाह कितना अच्छा था उस टाइम पे मैंने खाया था, कितना मजा आया था, कितना हल्का हो गया था मैं, तो ब्रेन बोलेगा नहीं, रुको, ये अच्छी आदत नहीं है, इससे तो तुम उसके आदी हो जाओगे, इससे शरीर पर ये इम्पैक्ट होगा। आपके इकोनॉमी पे, आपके धन का वेस्टेज होगा, आपके परिवार में इम्बैलेंस होगा, आपका भविष्य जो है वो डिस्टर्ब होने लगेगा। आपका समाज में जो रुतबा है वो डिस्टर्ब होने लगेगा। तो ब्रेन बोल रहा है ना, तो फिर मन ने सोचा हाँ सही बात है, ये तो डिस्टर्ब होने लगेगा। परंतु देखो दोनों का युद्ध चल रहा है अभी, ब्रेन का और मन का। हाँ, अभी बुद्धि बोल रही है, चलो बुद्धि का और मन का लेते हैं। क्योंकि हमने देखा हमारी बुद्धि कहाँ है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और मन कहाँ है? एमिग्डाला। तो दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। ब्रेन बोलता है नहीं लेना है, मन बोलता है नहीं नहीं एक बार लास्ट ले लेता हूँ, इसके बाद नहीं लूंगा। तो इस तरह से अक्सर करके मन जीत जाता है बुद्धि से ये युद्ध। इसलिए कहा ओवर एक्टिविटी ऑफ इमोशनल सिस्टम ओवर लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। माना ये युद्ध में कौन जीतता है? अमिग्डाला, इमोशनल सिस्टम जीत जाता है लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, क्योंकि वो उसको कन्विंस कर ही देता है इमोशनल सिस्टम, ये मैं इसके बिना तो रह नहीं पाऊंगा ना, मुझे तो मजा ही नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, दिल नहीं लगेगा, बहुत तड़पूंगा मैं। तो मन जो है हमेशा बुद्धि को हरा देता है इसमें। अभी राजयोग जैसे अपनाते हैं हम, चाहे कोई विकार से जीतना है, कोई कमी कमजोरी से जीतना है, या ये नकारात्मक द्रव्यों से जीतना है। तो राजयोग मेडिटेशन क्या करता है? राजयोग मेडिटेशन एक ब्रेन की रिवायरिंग टेक्निक है, जो कि आत्मा में शक्ति भरती है, जिससे आत्मा चार्ज ले लेती है रीसेट करने में सर्किट को। किस किस सर्किट को रीसेट करता है ठीक तरह से? तो इमोशनल सेंटर जो है मन, और लॉजिकल ब्रेन जो है बुद्धि। तो लॉजिकल ब्रेन बुद्धि और इमोशनल सेंटर मन, अर्थात कि एमेग्डाला, इन दोनों को भी एक तरह से यूं करो हम कहे कि बैलेंस में ला देता है, ताकि अभी क्या होगा फिर?
बुद्धि जो है वो ओवर पावर हो जाएगी कि नहीं, मुझे तो अपना ध्यान अपने पुरुषार्थ में देना है। उससे जो मिलेगा उसकी प्राप्ति अविनाशी है। वो खुशी जो है वो अविनाशी खुशी है। वो सुख जो है वो अतीन्द्रिय सुख है। तो ऐसे राजयोग मेडिटेशन जैसे ही अपना लिया, तो फिर जो तलब लग रही थी वो नशे की, उसकी जगह परमात्मा प्यार की तलब लगेगी कि बस, हाँ अब देखिए थोड़ी देर योग कर, आधा घंटा पौना घंटा योग करेंगे ना, लगेगा नहीं और करना है और करना है। माना मन जो है हमारा, अभी वो स्थिर होने लगता है और बुद्धि जो है मन को पावर देती है, भाई आप उसमें से अभी निकल गए हो, और मन भी शक्तिशाली हो जाता है तो उसके आदी नहीं रहता है। तो कोई कमी कमजोरी भी आती है ना, मान लीजिए गुस्सा करने के लिए सोच लिया कि भाई मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं स्वमान में रहूंगी। जैसे ही ये हमने पक्का निश्चय किया ना, विकार भी कम नहीं है, माया भी कम नहीं है, वो तो बैठी ही है कि कोई चैलेंज करे मुझे और मैं अपना रूप दिखाऊं। तो जैसे ही आपने सोचा, किसी का ऐसा फोन आ जाता है या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उसमें गुस्सा आ जाता है, अभी आदत थी गुस्सा करने की, जैसे ही किया याद आया, अरे मुझे तो गुस्सा नहीं करना था ना, मुझे तो ये स्वमान में रहना था कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो जो गुस्सा पहले कुछ देर तक और कैरी फॉरवर्ड होता था, हम पकड़ के रखते थे, जैसे ही ये स्मृति आई कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ। और बार बार ये रिप्लेसमेंट मेरा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी गुस्सा करने की वो भी कम होती है, और जो मैं उसको काफी समय तक कैरी फॉरवर्ड कर रही थी, किसी से बात न करना, रूठ के बैठ जाना, ये जो भी कोई भी तरह से आप कोई उसको गुस्से को एग्रेसिव वे में व्यक्त करते हैं, अपशब्द बोल के, कुछ फेंक के, या फिर कोई सप्रेस करते हैं, तो दोनों भी नुकसानकारक ही है ना। तो जैसे जैसे मेडिटेशन हम राजयोगा का हम नियमित अभ्यास करते जाते हैं ना, मन और बुद्धि संतुलन में आते जाती है, ये दोनों का जो सर्किट है वो रिसेट हो जाता है, और वो बुराई पर वो जीत पाते हैं। इसीलिए स्वमान का अभ्यास मुझे अधिक से अधिक बढ़ाना है, तो खुशी की भी अनुभूति होगी क्योंकि आनंदी माइंड रिलीज होगा, और संतुष्टता की भी अनुभूति होगी क्योंकि सेरोटोनिन रिलीज होगा। फिर मुझे ये चीज चाहिए, ये खरीदना है, ऐसी और चीजें चाहिए, तो ये जो चाहिए 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 वाली डिक्शनरी में शब्द था ना, वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं ना कि इच्छा अच्छा नहीं बनने देती है। तो जैसे कैसे प्रैक्टिकली पता चले कि हम योगी, हमारी जीवन शैली सही में राजयोगी है या नहीं, हमने राजयोग को अपने अंदर उतारा है कि नहीं, तो इच्छा से। अगर इच्छाएं अभी भी है, माना अभी भी हमें वर्क करना है। सब्जेक्टिव है, हम हर कोई जानते हैं कि मेरा बाबा से प्यार तो है, परंतु उस प्यार के लिए मैं बाबा के साथ में कनेक्ट कितनी देर होती हूँ। लेकिन जितनी देर मैं बाबा के साथ में कनेक्ट होंगी, योग करूंगी, तो वो मेरे अंदर उतरते जाएगा, वो मेरे स्वभाव संस्कार में, मेरे एक्सप्रेशंस में, मेरे बोल में, मेरे चाल चलन में, सभी में वो झलकेगा, मेरी दृष्टि में झलकेगा। तो इसीलिए मेडिटेशन को हम अपनी जीवन शैली बना दें, ताकि हम नेगेटिविटी से बाहर उठ सके। जितना आत्माभिमानी रहूंगी ना मैं, तो आत्माभिमानी रहने से मैं परमात्मा वाइब्रेशंस को अपने अंदर कैच कर सकूंगी, और एक जीवन मुक्त स्थिति, है ना, निर्बंधन स्थिति, खुशहाल जीवन शैली का अनुभव कर सकूंगी। राजयोग मेडिटेशन हमारे जीवन में एक द्वार है जिससे हम खुशहाली का अनुभव कर सकते हैं। आपके कई मित्र संबंधियों ने नहीं किया हो तो उन्हें भी ये शेयर कर सकते हैं, ये लिंक भी, और राजयोग मेडिटेशन के सभी लेसन्स की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, वो लिंक भी सभी को शेयर कर सकते हैं, ताकि हर किसी को जब कोई सेल लगता है, हम क्या करते हैं, हम जो अच्छा सेल होता है हम दूसरों को बताते हैं ना, यहाँ पे ये चीज अच्छी मिलती है, ये अच्छा होता है।
हम अच्छी बातें लोगों के साथ शेयर करें। हाँ, नेगेटिव वीडियोस, हाँ, वेस्ट ऑफ टाइम जो कई ऐसे वीडियोस है, हम कई ऐसी बातें हैं, हाँ, बस चलो आया है फॉरवर्ड करो, आया है फॉरवर्ड करो। कई बार तो पढ़ते भी नहीं है, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। हम अपनी भी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और साथ में जिसको भेज रहे हैं काम का नहीं है तो उसका भी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। भैया आप अच्छा भेजना चाहते पर आपने क्या उसे सुना, समझा? तो हम खुद भी अच्छे से सुने, समझे, अनुभव करें और दूसरे के साथ भी यही शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।